चलिए स्टूडेंट्स, हमने डायपोल पे कुछ डेरिवेशन देख लिए थे। हमने डायपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी उसमें हमने एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और किसी भी एंगल पे की पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम टॉर्क को किसी फील्ड में रख दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि हम किसी डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर क्या टॉर्क होगा। उस पर ऑब्वियसली टॉर्क एक्ट होगा, क्योंकि डायपोल तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक पूरा का पूरा सिस्टम है ना, जो कि एक डंडी की तरह रहेगा, है ना। जैसे आपने माचिस की तीली देखी है ना, वैसे ही रहता है वो। तो वो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कुछ टॉर्क एक्ट होगा, वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो हम पहले यूनिफॉर्म के लिए देखते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म में देख लेंगे क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये मैं आपको ज़रा सा बता दूं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए और एक दूसरे पैरेलल होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म में अगर पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, या फिर इक्वली स्पेस नहीं, पैरेलल तो है इक्वली स्पेस नहीं है, और पैरेलल भी नहीं है इक्वली स्पेस्ड भी नहीं है, तो इस तरह की फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो हमने हेडिंग यहाँ डाली हुई है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस डिफाइन डायपोल मोमेंट, है ना। तो डेरिवेशन है उसके साथ आ जाता है कभी कभी कि उसके बाद आप डायपोल मोमेंट को भी डिफाइन करो, है ना, टॉर्क के टर्म में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंसीडर, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया हुआ है, पहले से ही कंसीडरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ चार्जेस +q एंड -q। देखिए यहाँ पे मैं एक डायपोल इस पे रख रहा हूँ, किसी एंगल पे रखूँगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपने रख दिया -q चार्ज और यहाँ पे रख दिया सपोज +q चार्ज, ये है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये -q चार्ज है, -q, ठीक है, और ये क्या है, +q, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया सपोज A, इसको नाम दे दिया आपने B। जैसे हम इसको रखेंगे किसी एंगल पे, ऑब्वियसली -q से +q इसका डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का, ये ले लिया हमने। जैसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी एंगल पे, और एंगल किसके साथ बनेगा, हमेशा दो वेक्टर के बीच में बनता है। तो ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये P है ना। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा ये, है ना, ये एंगल बनेगा थीटा। ये थीटा ले लेते हैं, ये एंगल, है ना, ये थीटा है, और यहाँ से मैं P को डिनोट कर दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा एंगल जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये डायरेक्शन है आपका डायपोल मोमेंट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना। तो इस डायरेक्शन में हमने एंगल थीटा ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर जैसे हम रखेंगे तो आप जानते हैं चार्ज पे तो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, है ना, तो वो चार्ज पे फोर्स लगने लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज में हमेशा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा ये चार्ज, जबकि इस तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जबकि +q चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन में, है ना। तो जब ये जाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली डायपोल रोटेट होगा, है ना। ये अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम की में लाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या होता है, q × e, तो ये हो जाएगा -q × e, है ना। वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है आपका F = q। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पहले से लिखी हुई हैं। कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ चार्जेस +q एंड -q एंड लेंथ 12, इसके बीच की लेंथ भी, क्योंकि डायपोल की लेंथ होती है ना। ये आप लिख लीजिए यहाँ से 12, है ना, 12 by which is placed in a uniform electric field of strength E
द डायपोल मोमेंट P विथ मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में P क्या है, एक एंगल बना रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट फोर्सेस सॉरी, प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई एक्स ऑन द डायपोल। प्लस क्यू ई इस तरफ और माइनस क्यू ई ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स ऑन द डायपोल, एंड दे अप्लाई अ कपल ऑफ फोर्स, एक कपल ऑफ फोर्स लगा रहे हैं ये ऑन द डायपोल विच ट्राइज टू ब्रिंग इट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ब्रिंग्स इट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि पी को ई की डायरेक्शन के अलॉन्ग लाने की कोशिश किया जा रहा है ना। पी इस तरफ आने का अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। तो जब इस पर एक फोर्स, कपल ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते हो ये टॉर्क लेगा। और टॉर्क क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर फोर्स, दो पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पे परपेंडिकुलर फोर्स कैसा रहेगा, ये देखिए इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं। तो कोई भी चार्ज, आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट ले लिया आपने सपोज सी, है ना। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल ये थीटा होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इस पर हम टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिए मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क, टाउ से डिनोट कर रहे हैं, इस पर एक टॉर्क प्रोवाइड होगा तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, आपने 11 से पढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। कोई भी एक फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो फोर्स कोई सा भी ले लिया आपने, है ना, तो आपने फोर्स ले लिया प्लस क्यू ई, यहाँ ले लेते हैं प्लस क्यू ई इंटू, प्लस क्यू ई है तो ये वाला लिया हमने प्लस क्यू ई, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये बी सी, ये बी लिखा था हमने, है ना, इंटू बी सी, ये फोर्स और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इंटू बी सी, है ना, क्यू इंटू बी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ए बी और सी में ये 90 डिग्री बन रहा है आपका, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इस पे ट्राइंगल पे, क्योंकि हमारा ये टॉर्क का फॉर्मूला है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा जो हमारे पास नॉन क्वांटिटी है ना, तभी तो बी सी आएगा, साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी, है ना। बी सी तो ठीक है, ए बी आप जानते हैं कितना है 2L, ये 2L हो गया, ठीक है, यानी कि बी सी यहाँ से आ गया आपका, बी सी इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इस पर बी सी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, ये टॉर्क था, टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल क्यू इंटू बी सी, है ना। तो ये आएगा आपका क्यू इंटू बी सी, और बी सी की जगह हम ये निकाल चुके हैं, बी सी की जगह ये फाइंड आउट कर सकते हैं 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, क्लियर है इतना। चलिए अब Q इंटू 2L, Q इंटू 2L ये आप जानते हैं डायपोल मोमेंट होता है ना, तो आपने लिख दिया यहाँ पे Q इंटू 2L की जगह स्मॉल p, ये स्मॉल p है ना, और ये कैपिटल E है साइन थीटा,
ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा है? एक देखिए डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, उसके साथ साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपने पिछले साल पढ़ा था। तो ये आपका टॉर्क जो है वो क्या बन जाएगा? टॉर्क बन जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। ये तो स्केलर फॉर्म में एक आपका सॉल्यूशन आ ही गया है, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क क्या हो जाएगा? P क्रॉस E हो जाएगा, है ना। ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया आपका। अब P क्रॉस E ही क्यों, E क्रॉस P क्यों नहीं? तो देखिए मैंने आपको बताया, हमेशा जिस वेक्टर से एंगल आप ले रहे हो, है ना, ऐसे एंगल लिया हमने, ऐसे P से E की तरफ, क्योंकि ये अलाइंड ही इस तरफ हो रहा है, ऐसे जिस तरफ ये घूम रहा होता है रोटेट, हम एंटी क्लॉकवाइज से लेते थे, आई क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई हो जाता था तो क्या हो जाता था? माइनस के हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम ले रहे हैं तो हमको P क्रॉस E ही लेना पड़ेगा, है ना। माइनस क्यू ही लेते तो E क्रॉस P ले लेते, ठीक है। तो ये टाउ यानी कि मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क आ गया P क्रॉस E, है ना। इस टॉर्क से ये डायपोल जो है ये घूमेगा और अपने आप को अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। चलिए इसी के साथ हमने ये तो आगे एक्सप्रेशन हमने ये भी लिखा हुआ है हेडिंग में, हैंस डिफाइंड डायपोल मोमेंट। तो हैंस डिफाइंड डायपोल मोमेंट मतलब कि इसी से, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं हमेशा। अगर सपोज हम यहाँ पे E की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं, यूनिटी कुछ भी हो सकती है ना, 1 न्यूटन पर कूलम या फिर 1 डायन पर कूलम, ऐसे करके हो सकती है, यूनिटी वैल्यू है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को परपेंडिकुलर रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को परपेंडिकुलर रख दो, यानी कि साइन थीटा कितना रख दें हम? 90। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये हो जाएगा कि टाउ जो है वो E तो 1 हो गए, साइन थीटा साइन 90 1 हो जाता है ना। T E और ये साइन 90 जो कि 1 होता है, यानी कि टाउ क्या हुआ? P के इक्वल हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ कपल है ना, या फिर जिसे हम बोलते हैं टॉर्क है, वो न्यूमेरिकली इक्वल टू हो गया किसके? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। तो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है, हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। दस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे रखा था, परपेंडिकुलर टू अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये डिफाइन। चलिए बच्चों, उसके बाद हमने इससे पहले डेरिवेशन किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस डिफाइन डायपोल मोमेंट। तो इस पर एक डेरिवेशन देखा था हमने, उसके बाद डायपोल मोमेंट को भी डिफाइन किया था। यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए डायपोल पे एक टॉर्क एक्ट करता है, जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। टॉर्क जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कब लगती है? जब कोई भी दो मासेस, वहाँ पढ़ा था हम, यहाँ चार्जेस पढ़ रहे हैं, चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए फील्ड की वजह से एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है ना, और उससे वो रोटेट हो रहा है, डायपोल रोटेट हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क, जिसका हमने एक वेक्टर फॉर्म देखा हुआ था, डायपोल मूवमेंट, और ई में हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट देखा था। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही होता है रोटेशन, है ना, जिससे हमने ई की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम या फिर यूनिटी रख के अगर हम डायपोल को परपेंडिकुलर रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो टाउ इज इक्वल टू पी आएगा, जो कि न्यूमेरिकली इक्वल टू डायपोल मूवमेंट होगा टॉर्क, ठीक है ना, जब उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखेंगे। तो अब कुछ केसेस हैं, जैसे कि सपोज हमने थीटा 90 या 270 रखा है ना, तो क्या होगा उस कंडीशन में? टॉर्क कितना मिलेगा हमें, है ना। ऑब्वियसली टॉर्क कैसा रहेगा? मैक्सिमम, क्योंकि डायपोल जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो थीटा आपने 90 डिग्री रखा अगर मान लीजिए, तो देखिए बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है
कि जब भी हम ए क्रॉस बी लेते थे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे, तो ए क्रॉस बी कैसा होता था, हम उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे ए से बी की तरफ, है ना, ए से बी की तरफ, चाहे वो क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो ए से बी की तरफ जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे तो वो प्लस सी आता था। प्लस सी मतलब कि इक्वल्स टू प्लस सी का मतलब है आई क्रॉस जे अगर हम ले रहे हैं तो वो क्या आता था, प्लस के। लेकिन जे क्रॉस आई लेते थे तो क्या माइनस के आता था, क्योंकि मैक्सवेल स्क्वायर रूल से वो नीचे की तरफ आएगा और उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो बस एक बार याद रखिएगा, हमको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पहले क्या है, पी और ई है, तो पहले पी है तो पी क्रॉस ई ही लेना है हमको, पी से ई की तरफ ही जाना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा तो आपको सही समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 270 डिग्री में पहला केस अपन ने देख लिया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख दिया हमने। 90 डिग्री रखा तो 90 डिग्री क्या होना चाहिए, पी और ई में 90 डिग्री। तो पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन दोनों की ही इंक्रीजिंग डायरेक्शन होनी चाहिए। ये पी की डायरेक्शन थी तो पी की डायरेक्शन से स्टार्ट करते हुए हमें ई की डायरेक्शन में जाना है, इस तरफ नहीं। मतलब कि हम ऐसे नहीं बना सकते थे 90 डिग्री, है ना, ऐसे 90 डिग्री नहीं बना सकते थे हम, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि, तो हमको ऐसे ही 90 डिग्री बनाना था, ठीक। इसकी डायरेक्शन ऊपर होती तो फिर हम ये नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जब ऊपर होती तो हमको बढ़ती हुई डायरेक्शन ये होती, तो यहाँ से बनाना पड़ता, और यहाँ से बनाना पड़ता तो ये हमें यहाँ तक लाना पड़ता, क्योंकि ई की भी बढ़ती हुई डायरेक्शन में चाहिए था। जैसे कि हमने ये वाले केस में किया 270 डिग्री पे, देखिए ये पी की डायरेक्शन है और इसकी बढ़ती हुई डायरेक्शन से हमको ई की बढ़ती हुई डायरेक्शन तक जाना था, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 90 90 यानी कि 270। दोनों ही कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। कैसे टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, आप जानते हो कि जैसे हम उसको 90 डिग्री पे रखेंगे तो अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। टॉर्क का फॉर्मूला लगा दिया आपने, है ना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा यानी कि साइन 90 या फिर 270, है ना, और पी ई साइन 270 डिग्री। तो टॉर्क कैसा मिलेगा इसमें, पी जो कि कैसा है, मैक्सिमम, है ना। तो ये जो दोनों कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में आपको जो टॉर्क मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है ना, और इस पे जो नेट फोर्स है वो आपको क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। मतलब नेट फोर्स जो है वो वेरी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। तो लेकिन चार्जेस पे नेट फोर्स ज़ीरो मिल रहा है आपको, तो ये इसमें आपको टॉर्क क्या मिल रहा है, मैक्सिमम, है ना, टॉर्क मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गई, अनस्टेबल कंडीशन, है ना, ये क्या है, अनस्टेबल की कंडीशन हो गई, ठीक है। चलिए अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं थीटा 0 और 180 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कि पी की भी डायरेक्शन यही, ई की भी डायरेक्शन ही, दोनों की डायरेक्शन सेम हो पैरेलल में, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज ऐसा रखना पड़ेगा तभी तो ऐसा आएगा, ठीक है ना, थीटा 0 डिग्री, ठीक है। और इस पे टॉर्क क्या मिल रहा है आपको, नेट टॉर्क 0 हो रहा है ना, नेट फोर्स भी क्या हो रहा है इस पे 0, यानी कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम तो दोनों ही हैं यहाँ पे, लेकिन ये स्टेबल है, जबकि 180 डिग्री वाला जो है इसमें देखिए थीटा 180 डिग्री, क्योंकि ई की डायरेक्शन ये और पी की डायरेक्शन ये हमने ऐसे रखा हुआ है, एंटी पैरेलल 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, जिसमें इक्विलिब्रियम तो अभी भी है, इक्विलिब्रियम ऐसा है कि ये जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर लेकिन मैंने इसको जैसे ही थोड़ा सा मूव किया थीटा एंगल में तो ये एकदम से घूम जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो जबकि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, किसमें है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और सॉरी ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये तो अनस्टेबल है, जैसे आप छोड़ोगे तो घूमने लगेगा, ये अनस्टेबल था, सॉरी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि जैसे आप इसको थीटा एंगल घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा,
अपनी डायरेक्शन को अलाइन करने की कोशिश करेगा, ई की डायरेक्शन में पी अलाइन होगा, तो यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। जबकि ये मूव करोगे तो ये जल्दी से अपनी पोजीशन को गेन कर लेगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, ये तो बात थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात की यहाँ पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, इसके साथ एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें, है ना, व्हेन डायपोल is placed in a non-uniform electric field, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं हम, तब क्या होता है, कंडीशन समझिए इस चीज़ की। सब नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि सपोज कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे बहुत कम होगी, है ना। सपोज मैंने ऐसे बना दिया, आप ऐसे भी बना सकते थे, पैरेलल ना हो, मैं ऐसे बना दी समझने के लिए। सपोज आपको समझ में आ रहा हो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, वीकर रीजन है क्योंकि, है ना, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ मैं नाम दे दूँ E1 और यहाँ नाम दे दूँ सपोज E2। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको E1 ग्रेटर देन है E2 से, है ना। और अगर मान लीजिए मैंने इसमें किसी डायपोल को प्लेस कर दिया, ऑब्वियसली लाइक दिस, है ना, तो होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सबसे पहले चार्ज भी प्लेस कर देता हूँ, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू सपोज। तो होता ये है कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है ना, और माइनस क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे रोटेटरी मोशन के अलावा ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक ज़्यादा और एक कम है, तो ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करता है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों का ही क्या होगा, इन दोनों का ही वेक्टर सम होगा, या वेक्टर एडिशन होगा, या वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा, है ना। ऑब्वियसली एक ज़्यादा एक कम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ठीक है, डायरेक्शन सेम है, बट जो पोजीशन है चार्जेस की जिस पे फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट है ना। जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपको कितना, प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में लगेगा F, जो कि क्या है, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते सपोज, प्लस क्यू, और ये क्या है, F इक्वल्स टू माइनस क्यू, F इक्वल्स टू माइनस क्यू, अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, F इक्वल्स टू माइनस क्यू। तो यहाँ पे देखिए F प्लस जो है आपका वो ग्रेटर है F माइनस से, है ना। और डायरेक्शन जो होगी नेट फोर्स की, है ना, इसका मतलब ये कि जो डायरेक्शन है नेट फोर्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में है। द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ ई, है ना, ठीक है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ ई। यहाँ पे कम फोर्स है, यहाँ ज़्यादा फोर्स है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन वहीं होती है जहाँ ज़्यादा फोर्स होता है, ऑब्वियसली आपको पता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, तो द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अनस्टेबल ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो नहीं है, वेरी कर रहा है, और टॉर्क भी क्या है, वेरी कर रहा है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की कंडीशन थी। आपने देखा थीटा और जीरो जीरो, थीटा जीरो या 180 डिग्री में आपको नेट टॉर्क जो मिल रहा था जीरो मिल रहा था, नेट फोर्स भी जीरो मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला PE साइन जीरो या फिर PE साइन 180 डिग्री मिल रहा था, और साइन जीरो या 180 जीरो होता है, इसलिए नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो मिल रहा था आपको। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल के बेसिस पे कुछ। पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है डायपोल। डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल, है ना। टॉर्क बताना है आपको, तो
टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितनी गिवन है आपको 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और डायपोल मोमेंट गिवन है कूलम मीटर जिसकी यूनिट है SI यूनिट, तो डायपोल मोमेंट दिया है आपको कितना 4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर, और एंगल कितना बना रहा है थीटा 30 डिग्री है ना, डायपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाना है टॉर्क का, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा, तो टॉर्क हो जाएगा आपका P आपको गिवन है 4 × 10⁻⁵ इंटू E आपको गिवन है 10⁻³ और sin 30 है ना, sin 30 मतलब कि 1/2 है ना, 1/2, तो 2 2 जा 4, टॉर्क आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁸। यूनिट क्या होती है टॉर्क की, सारी यूनिट SI यूनिट है, तो टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है यानी कि न्यूटन मीटर है ना। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज +/- 6 × 10⁻³ कूलम placed at 30 degree with respect to a uniform electric field experiences a torque of 6√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आपको, तो इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ दी हुई है आपको, तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख दीजिए क्या गिवन है। सबसे पहले तो डायपोल लेंथ को हम 2L ले लेते हैं, या किसी बुक में L ना लेके A बोलता है वो, तो 2L कितना दिया है आपको यहाँ पे, 2L आपका है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर, एंड चार्ज इज ऑल्सो गिवन Q इज इक्वल्स टू +/- 6 × 10⁻³ कूलम, and torque is also given 6√3 Newton meter. Okay, and we have to calculate theta is also given 30 degree, and we have to calculate here magnitude of electric field है ना, magnitude of electric field। तो we know that the formula of torque is small p capital E sin थीटा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ उसको मैं। तो यहाँ से E फाइंड आउट कर लीजिए आप, सबसे पहले तो E है ना, फॉर्मूला बना लीजिए टाउ अपॉन E इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन P sin थीटा, और P आप जानते हैं क्या होता है, डायपोल मोमेंट है ये तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, टाउ अपॉन 2L इंटू Q साइन थीटा है ना, 2L इंटू Q साइन थीटा, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए वैल्यू। E निकालना है आपको, तो E लिख दीजिए यहाँ पे इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू 2L Q साइन थीटा की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। टाउ की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 6√3, ये लिख दिया आपने 6√3 अपॉन 2L आपको दिया 10⁻² मीटर 10⁻², Q आपको दिया 6 × 10⁻³ कूलम, और साइन थीटा आपका sin 30 दिया है, 30 डिग्री आपको दिया है थीटा 30 डिग्री, तो sin 30 होता है आपका 1/2 है ना। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जा रहा है आपका, ये आएगा आपका E2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√3 और 10⁻² और 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁵ ऊपर जाके, या 10⁻5 ऊपर जाके 10⁻+5 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम है ना। उसी के बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेड ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 × 10⁻6 कूलम, द डिस्टेंस बिटवीन
the charges is 2 centimeter. This dipole placed in an external field of intensity 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. Find the maximum torque acting on the dipole. तो क्या गिवन है बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है सबसे पहले इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, है ना. Here Q इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द माइनस 6 कूलम. ये सब SI यूनिट में दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको चेंज करने पड़ेंगे SI यूनिट में. द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस यानी कि डायपोल की लेंथ दी हुई है 2L, जो कि कितनी है 2 सेंटीमीटर. 2.0 यानी कि 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. दिस डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी गिवन है आपको कितना 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम. फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, है ना. टॉर्क तो निकालना है लेकिन मैक्सिमम निकालना है ना. तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए. सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है आपका मैक्सिमम टॉर्क का मिलता है हमें जब थीटा 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, है ना. तो 90 डिग्री पे लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका 90 डिग्री पे P, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा आपका. तो P हमको नहीं पता है तो P का लेकिन फॉर्मूला पता है. तो P का फॉर्मूला होता है आपका 2L इंटू Q, और ये E दिया हुआ है आपको, लगा दीजिए. टॉर्क मैक्सिमम 2L यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. Q कितना दिया है आपको, Q दिया 10 टू द पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 पर माइनस 6 यानी कि 10 टू पावर माइनस 6. E दिया है, E कितना दिया हुआ है आपको 1 इंटू 10 टू द पावर 5, ये भी वही है 10 टू द पावर 5. तो मैक्सिमम टॉर्क जो आएगा आपका वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड माइनस 2 माइनस 8 एंड प्लस 5 10 टू द पावर माइनस 3. 2 इंटू 6 एंड 2 8 माइनस, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर. ओके, ये आपके क्वेश्चंस थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि टॉर्क में थे. अब अगले वीडियो जो होगा हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, थैंक यू.